हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है 2024 का चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर। तो दोस्तों, ये जो 2024 में चंडीगढ़ का जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसका ये एसएसटी का पेपर है। ठीक है, एसएसटी का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है और इस पेपर से हमको क्या सीख मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है दोस्तों, ये पता नहीं कहाँ से पेपर जुटाया हूँ मैं, तो इसको थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा। चलो मैं पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया रन्स पैरेलल टू द गंगा एंड द यमुना फ्रॉम राजमहल हिल्स टू अ पॉइंट नियर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय प्रायद्वीप पे पठार है, इसकी जो बाउंड्री है, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न बाउंड्री है जो इसकी, ठीक है, वो आपको बतानी है कि कौन सा जो है इसका बाउंड्री है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका इन्होंने दो फीचर्स बताए हैं। क्या फीचर बताया? गंगा वैली, गंगा और यमुना के जो है पैरेलल चलता है। ये क्या चलता है? गंगा और यमुना के पैरेलल चलता है। ठीक है, राजमहल हिल्स टू पॉइंट नियर, कहाँ तक पहुँच जाता है अब यही देखना है। इलाहाबाद को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना के संगम पर है। कहाँ है दोस्तों? संगम पर है। पर क्या ये वेस्टर्न लिमिट है? क्या ये जो लिमिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये वो लिमिट है? ठीक है, तो नहीं, ये वो लिमिट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट सिटी है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं। गंगा और यमुना के संगम पे है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। दिल्ली ऑप्शन देख लेते हैं। और ये एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, वो ये कि ये जो है क्या है, ये उत्तरी मैदान का भाग है। क्या है? उत्तरी मैदान का भाग है। तो ये दो चीज़ आप लोग इलाहाबाद के बारे में जान लीजिए। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की जब बात करते हैं तो दिल्ली को थोड़ा देख लेते हैं। क्या दिल्ली जो है वो गंगा यमुना रिवर के किनारे पर है? पहला ऑप्शन तो यही देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली जो है गंगा और यमुना के जो पैरेलल में बसा हुआ एक राजमहल हिल से चला हुआ एक आ रहा है प्लेटू, उसका पार्ट है। तो क्या ये एक वेस्टर्न लिमिट है इसकी? ठीक है, तो ये भी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेनिनसुलर प्लेटू एक्सटेंड फ्रॉम राजमहल हिल्स एंड रन्स रफली पैरेलल टू गंगा एंड यमुना रिवर्स अप टू दिल्ली रीजन। ये आपका एनसीईआरटी रीड करता है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। दिल्ली प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा का उत्तर पश्चिमी छोर माना जाता है, इसलिए यही जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब जो है हमारा दिल्ली हो जाएगा। ग्वालियर देख लेते हैं दोस्तों। ग्वालियर क्या है? ग्वालियर क्या है? तो ग्वालियर जो है पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, बट ये जो है लिमिट नहीं है। ठीक है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट पूछी है वो नहीं है ये। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। जयपुर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जयपुर की अगर बात कर लेते हैं तो जयपुर अरावली की रेंज में स्थित है। ठीक है, क्या ये हमारे जो पेनिनसुलर प्लेटू उसका पार्ट है? बताइए। बताइए। तो कुछ पार्ट जो है वो राजस्थान का जरूर पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, बट जयपुर उसका पार्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो
तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, हु वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, ये बताना है आपको। हु वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, बताइए भाई राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। पहला एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लें दोस्तों, एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लें। ठीक, बाण भट्ट देख लेते हैं कौन है। तो बाण भट्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि हर्ष चरित्र का जो है वो इन्होंने बुक लिखी है, हर्ष चरित्र की जो प्रशस्ति है वो इन्होंने लिखी है बाण भट्ट ने। बिल्हण की बात कर लें अगर, तो बिल्हण जो है, बिल्हण जानते हैं आप सब, जो ये कश्मीर के एक संस्कृत कवि थे, ठीक है, और उनकी जो सबसे चर्चित अगर रचना है कोई तो वो विक्रम 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 का देव चरित्र एक बुक है जो इन्होंने लिखी है। विक्रम का देव चरित्र, वो इन्होंने बुक लिखी है, इनकी फेमस रचना है इसकी बिल्हण जी की, ठीक है। तो ये 11वीं सदी के एक कश्मीरी पोएट हैं, ठीक है। तो ये विक्रम का देव चरित्र के लिखने के लिए जाने जाते हैं, जो कि विक्रमादित्य जो हैं चालुक्य रूलर, कौन, विक्रमादित्य, उनकी आत्मकथा माना जाता है। कौन थे ये चालुक्य रूलर थे, क्या, चालुक्य, ठीक है दोस्तों। कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं भाइयों, बता दो, ठीक है। ठीक, अब हम कल्हण को देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इतना काफ़ी है ना, कल्हण को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल्हण 12वीं सदी का, 12वीं सेंचुरी का एक कश्मीरी हिस्टोरियन है, ठीक है, ये भी एक कश्मीरी हिस्टोरियन है, ठीक है। आप इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने सब जानते हैं कि इन्होंने राजतरंगिणी लिखी है, ठीक, इन्होंने राजतरंगिणी लिखी है, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि इन्होंने राजतरंगिणी लिखी है, जिसमें इन्होंने कश्मीर के सभी राजाओं का क्रमबद्ध जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। और राजतरंगिणी का अगर मतलब समझाऊं मैं आपको, तो ये क्या होती थी, रिवर ऑफ किंग्स होती थी, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक, ठीक है, हो गया भाई। तो इसका जवाब हमारा सी है, सी है हमारा इसका जवाब। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, ये समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द ऑथर्स एंड देयर वर्क्स इज इनकरेक्टली मैच स्टेटेड, जो इनकरेक्टली दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, क्या मिनहाजुस सिराज जुजानी ने तबकात अखबारी लिखी है, क्या, बताओ भाई, क्या इन्होंने लिखी है ये, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो तबकात अकबरी जिन्होंने लिखी है उनका नाम है निज़ामुद्दीन अहमद बख्श, निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी। और मिनहाजुस सिराज जुजानी ने कौन सी बुक लिखी है भाई, वो लिखी है तबकात नासरी, तबकात नासरी, ठीक है। तो मतलब ये गलत है, ठीक है। विच वन ऑफ द ऑथर्स एंड देयर वर्क्स इज इनकरेक्टली मैच, तो ये इनकरेक्टली मैच हो गया पहला, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं भाई। यहाया बिन अहमद सर हिंदी ने क्या तारीख मुबारक शाही लिखी है, देखो भाई, बताओ भाई, जल्दी बताओ।
ये ऑप्शन सही है भाई, ये ऑप्शन सही है, ये इन्होंने लिखी है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है? अब ये देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने ये लिखी है। क्या अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी है? ये तो हम सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच है? इनकरेक्टली हमारा 1 मैच है, तो हमारा आंसर थर्ड का 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? थर्ड का 1 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए ना भाई? क्या डिफरेंस था? मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी है, ना कि तबकाते अकबरी। तो तबकाते अकबरी किसने लिखी है वो समझ गए ना आप लोग? ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द ग्रांट ऑफ दीवानी इन 765 गेव ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन विच रीजन। जो 1765 में जो दीवानी राइट दिए गए, ठीक है, जो दीवानी राइट दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अंतर्गत उनको किस रीजन से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो है परमिशन दी गई? क्या वो सेंट्रल प्रोविंसेस थे? ठीक है, क्या वो सेंट्रल प्रोविंसेस थे? बताओ भाई। क्या वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे? क्या वो बम्बई और मद्रास थे? चलो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो गुजरात नहीं था, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ही था, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर आप सब जानते हैं 1764 में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम द्वितीय, उनका एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसी के अंतर्गत, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत जो है दीवानी राइट्स दिए गए 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा से ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और तो इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा है, और कुछ मतलब सीधा सीधा यही सवाल है ये तो यार। ठीक है, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में बात करना है। क्या क्वेश्चन है? ऑन 31 दिसंबर 802, ऑन 31 दिसंबर 802 में द ब्रिटिश साइन द ट्रीटी ऑफ बसीन विद। तो ब्रिटिशर्स ने संधि, बसीन की जो संधि है वो किसके साथ हस्ताक्षर किया, उसी पे थोड़ी हम लोगों को यहाँ देखना है। तो क्या वो शाह आलम द्वितीय हो सकता है? ट्रीटी ऑफ बसीन, एक बात जान लीजिए, ट्रीटी ऑफ बसीन में मराठाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये तो हो नहीं सकता। शाह आलम द्वितीय तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरह से, है ना दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इतना तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया भाई। टीपू सुल्तान भी नहीं हो सकता। रंजीत सिंह हो सकता है क्या? नहीं भाई, रंजीत सिंह भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बाजीराव द्वितीय है। बहुत ही हलवा सवाल था भाई, बहुत ही हलवा सवाल था। अब मैं थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की। ठीक है, उनके अंतर्गत जो है सब्सिडरी अलाइंस जो होता है, ठीक है, यानी कि सहायक संधि, सब्सिडरी अलाइंस या फिर सहायक संधि जो है वो लागू हो गई यहाँ पे, सहायक संधि। ठीक है, और जिससे मराठा की जो शक्ति थी वो द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध के वो ख़त्म हो गई, मतलब इससे इनकी जो शक्ति थी, समझ रहे ना भाई? ठीक है, तो ये बात मामला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स एंड देयर रीजन्स आर इनकरेक्टली स्टेटेड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये क्वेश्चन तो 1000 बार आया है। जो भी सोशल साइंस से जुड़े हुए लोग क्वेश्चंस देख रहे होते हैं वो ये सब जान रहे होते हैं।
ठीक है, पहला देख लेते हैं। बेगम हजरत महल कहाँ थी? लखनऊ में थी, सब जानते हैं। इनके बेटे ब्रजेश कद्र, ये आप लोगों ने हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसमें अच्छे से पढ़ा होगा। ब्रजेश कद्र और ये दोनों जो है माँ बेटे लखनऊ में थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, हम सब जानते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं भाई इनके बारे में। ठीक है, खान बहादुर खान रोहिलखंड, क्या ये रोहिलखंड में थे? क्या ये रोहिलखंड में थे भाई? ठीक है, बताओ भाई। बिल्कुल सही बात है, ये रोहिलखंड में थे। क्या मंगल पांडे बिहार में थे? ये फंस गया यार, ये मतलब हलवा सवाल था ये भी। भाई मंगल पांडे को तो आप समझिए कि 80 आई थिंक 9 मई को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 9 मार्च को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, उसी के बाद में तो सारा मामला भड़का। ठीक है, तो मंगल पांडे तो हो नहीं सकते। तो बिहार में कौन था फिर? तो फिर बिहार में कौन था अगर मंगल पांडे नहीं थे तो? ठीक है, मंगल पांडे नहीं थे तो कौन था फिर बिहार में? अरे बिहार में सबसे उम्रदराज बाबू कुंवर सिंह नहीं थे? कुंवर सिंह नहीं थे भाई। ठीक है, तो मंगल पांडे जी तो बैरकपुर के, आप लोग सब जानते हैं कि जो 34th नेटिव रेजिमेंट है, ठीक है, उसके ये सिपाही थे। बाबू कुंवर सिंह बिहार के आरा से लीड कर रहे थे, बिहार में सबसे उम्रदराज जो थे। ये फैक्ट तो हमने सबने पढ़ाई है ना। ठीक है, तो इसका जो है इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इसका डी हो जाएगा। हम लोगों का सवाल जो है डी हो गया। 7वें क्वेश्चन पा जाते हैं अब। ठीक है भाई, इसमें भी इनकरेक्ट पूछा हुआ है यार, ये हिंदी वाला ऊपर चला जाता है, ये है। ठीक है, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग राम मोहन रॉय? ठीक है, राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन 809 he wrote in Greek his famous work Gift to the Monotheist। 1809 में उन्होंने ग्रीक में अपनी प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी थी। तो क्या इन्होंने 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी थी? ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम सही है भाई ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट 1 एकदम सही है दोस्तों। इन 808 अभी एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाइए। ठीक है, तो बता देते हैं, चलिए अभी बता देते हैं। इसका असली जो नाम था, इसका जो असली नाम था, इसका जो असली नाम था वो था तुहफा। इसका नाम था तुफात उल मुहाद्दीन। छोड़ यार, थोड़ा पर्शियन का वर्ड है। तो तुफात उल मुहाद्दीन जो है इन्होंने लिखी, जिसका मतलब था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और ये भाई ग्रीक में नहीं थी, ये ग्रीक में नहीं थी, सॉरी गाइस, ये पर्शियन में थी। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट को इस तरह तोड़ने का ये फ़ायदा होता है, ये पर्शियन में थी दोस्तों। ठीक है, तो ये इनके अर्लीस्ट एक रिटर्न सोर्सेज में से एक है। ठीक है, तो इसी बुक के माध्यम से इन्होंने जो मोनोथिज्म का आइडिया है और रैशनल थिंकिंग का आइडिया है उसको प्रमोट किया। मोनोथिज्म और रैशनल थिंकिंग को ये प्रमोट करना शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, 809 की बात है ये। अब देख लेते हैं इसको। क्या 1828 में आर्य समाज की स्थापना की उन्होंने? बताओ भाई। सॉरी यार, एक और स्टेटमेंट भी तो है, हमारी दूसरी स्टेटमेंट। इन 1802 ही पब्लिश्ड हिज वर्क प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसूस। ठीक है, 1828 में उन्होंने 1820 में उन्होंने अपने काम प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित किया। क्या ये सही है? बताओ भाई। जल्दी बताइए भाई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है अपना। क्या उन्होंने 1828 में आर्य समाज की स्थापना की? ये बताइए।
भाई आर्य समाज की स्थापना ये कहाँ से कर देंगे, हैं भाई? ये तो आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है ना भाई, दयानंद सरस्वती का, ठीक है ना? तो ये तो हम सब जान रहे हैं। और इन्होंने 1828 में क्या स्थापित किया था? इन्होंने तो ब्रह्मो समाज स्थापित किया था, ठीक है, ब्रह्मो समाज स्थापित किया था, है ना? तो ये आर्य समाज जो दिया हुआ ये गलत हो जाएगा, तो हमारी स्टेटमेंट थर्ड गलत है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास। तो इसने क्या पूछा है, पहले तो नॉट ट्रू पूछा इसने, तो 1 एंड ट्रू, 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा इसका, 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा भाई इसका, 1 एंड 2 ओनली यानी सी। ठीक है दोस्तों, हो गया भाई सही? एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट्थ क्वेश्चन कह रहा है कि किस समुदाय ने विच कम्युनिटी इन 1851 रहनुमाई मजदायसीन सभा की स्थापना की। ये 1851 में रहनुमाई मजदायसीन जो एक मतलब सभा थी, उसकी स्थापना किस समुदाय ने की? क्या वो मुस्लिमों ने की, क्या वो सिखों ने की, क्या वो जैनीज ने की, या पर्शियन ने की? बताइए किसने की भाई, बताओ दोस्तों। तो इसका जवाब है सी। तो जो रहनुमाई लिख देता हूँ यहाँ पे, दिख ना ही रहा है आप लोगों को, रहनुमाई मजदय सभा कब? 1851 में। किसने स्थापना की? पर्शियन ने, ठीक है, पारसी कम्युनिटी ने की। और इस किसके अंतर्गत की ये? ठीक है, 1851 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने और एसएस बंगाली ने स्थापना की इसकी। ठीक है दोस्तों, और क्या मकसद था इसका दोस्तों? इसका मकसद था रिफॉर्म लाना पर्शियन कम्युनिटी में। किस तरह के रिफॉर्म लाना? ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन वगैरह लाना, मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन लाना, महिलाओं की कंडीशन को सुधारना, वुमेन कंडीशंस, ठीक है, वुमेन कंडीशंस को सुधारना, ये इसका एक लक्ष्य था। ठीक है, और जो इनका अपना धर्म था ज़ेरोस्ट्रिज्म, उसको रैशनल थिंकिंग पे इंटरप्रेट करना। ठीक है, ये जो है मतलब इनकी वो है। अगर मुस्लिमों की बात कर लिया जाए तो वहाबी मूवमेंट आया, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट आया, ठीक है। अगर सिख की बात कर लूँ मैं, ठीक है, तो ये सिंह सभा मूवमेंट आता है इसमें, सिंह सभा, ठीक है दोस्तों, एकदम इसका वो कर दिया जाएगा डीएनए। सिंह सभा मूवमेंट आ रहा है 1873 में, ठीक है भाई। और बताओ, और कोई कम्युनिटी बची? चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 9th क्वेश्चन कह रहा है 1873 में सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो क्या महात्मा गांधी ने की? नहीं। क्या ज्योतिराव फुले ने की? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की? इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। अभी पहले बता देते हैं, ज्योतिराव गोविंदराव
गोविंदराव फुले जी ने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, अब इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था जो कास्टिज्म था उसके आधार पर जो भेद था, कास्टिज्म के आधार पर जो भेद था उसको समाप्त करना और शिक्षा का प्रसार करना। क्या था? शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, शिक्षा का प्रसार करना और कास्टिज्म के आधार पर भेद को ख़त्म करना। ठीक है दोस्तों, समझ गए भाई। और सत्यशोधक समाज की अगर मैं आपको ट्रांसलेशन बता दूं, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स। ठीक है, अगला ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक बता दूं मैं आप लोगों को, सभाएं बता दूं, अच्छा रिवीजन हो जाएगा यहीं पे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बता दूं तो इन्होंने किया था एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब की थी? 1924 में। ठीक है, और बताओ, श्री नारायण गुरु का बता दूं? श्री नारायण गुरु का बता दूं कुछ? ये केरला के एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, और इजाव कम्युनिटी जो थी वहाँ पे, इजाव कम्युनिटी जो थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और बताइए कुछ। अब साउथ में घुसी गए हैं तो एक ईवी स्वामी नायक्कर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, उनका भी जान लीजिए यहीं पे। क्या था इनका? ये पेरियार के तौर पे जाने जाते थे, आप सब जानते हैं। और इन्होंने जो है सेल्फ रेस्पेक्ट नामक एक मूवमेंट शुरू किया। कब? 1925 में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। कर दिया भाई, स्वाद आ गया आप सबको। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, अरे ये तो हमने ऊपर ही बता दिया। इन 1924 हु स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बहिष्कृत हितकारिणी सभा। लो, ये यहीं पे आ गया। इसका तो आपको जवाब पता है भाई, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इसका जवाब। श्री नारायण गुरु के बारे में बताया मैंने आप लोगों को ऊपर ना। ठीक है, गोविंदराव फुले के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर से बताना है? अरे फिर से लिख देता हूँ यार, क्या दिक्कत है भाई। नायक्कर जी का सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कब बताओ, डेट बताओ, चलो डेट बताओ भाई। 1925 लिखवाया नहीं था ऊपर। कहाँ पे था? तमिलनाडु में। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले का बताओ, कुछ तो बता दो यार इनका। अरे भाई अभी नहीं पढ़े हैं? सत्यशोधक समाज। श्री नारायण गुरु का भी लिखवाया हुआ ऊपर, फिर से लिखवाने की जरूरत है। और भीमराव अम्बेडकर का है हितकारिणी सभा, बहिष्कृत सभा। ठीक है, अब बताओ 11th क्वेश्चन पे आ जाऊं दोस्तों। चलिए आ जाते हैं। बताओ भाई 1927 में हु ऑर्गेनाइज अ मैसिव सत्याग्रह टू क्लेम द राइट टू यूज वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक इन महाड़। ये कह रहा है कि महाड़ में 1927 में किसने पब्लिक टैंक से पानी लेकर इस्तेमाल करने के अधिकार को लेके जो है एक मैसिव सत्याग्रह किया था, एक भारी भरकम सत्याग्रह किया था। बताओ 1927 में स्थानीय नागरिक पालिका के खिलाफ महाड़ में एक सार्वजनिक टैंक से पानी के अधिकार का दावा करने के लिए विशाल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कौन किया था बताइए? ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है, एक एक को डिस्कस कर लें। महात्मा गांधी जी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक थे क्या? बाल गंगाधर तिलक थे क्या? नहीं थे।
सावित्रीबाई फुले थी क्या? नहीं थी। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे भाई। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा महार समाज के बारे में। ठीक है, ये 1927 में हुआ। ये कौन सा टैंक था भाई? ये एक चावदार टैंक था। टैंक था महाराष्ट्र में, महाड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या हुआ? मूवमेंट ने इक्वल एक्सेस डिमांड किया, इक्वल एक्सेस टू ऑल। किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ठीक है, ये एक वन ऑफ द लैंडमार्क स्ट्रगल्स में से एक है भाई, जब डिप्रेस्ड क्लास की बात होती है तो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 1917 में गांधी मोबिलाइज द पीजेंट्स ऑफ चंपारण इन नॉर्थ बिहार अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विच प्लांटर्स। तो 1917 में गांधी जी ने किसानों को, चंपारण के किसानों को किस बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ संगठित किया था? बताना है भाई। क्या वो तंबाकू प्लांटर्स थे? क्या वो तंबाकू प्लांटर्स थे भाई? नहीं भाई, तंबाकू प्लांटर्स वो नहीं थे। द चंपारण मूवमेंट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद तंबाकू प्लांट्स। ठीक है, क्या वो कपास के बागान मालिक थे? नहीं भाई। ठीक है, ठीक है, नहीं। क्या वो इंडिगो मालिक थे? क्या वो नील बागान मालिक थे? बिल्कुल, वो नील बागान मालिक थे। क्या वो गन्ना मालिक थे? नहीं। आज के वक्त में ज़रूर चंपारण वगैरह की तरफ गन्ने की खेती होती है, बट उस वक्त में नहीं थी। मतलब उस वक्त में नील के उसके लिए हुआ था। बता देता हूँ, ये भी थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। तो इंडिगो से रिलेटेड आपने एक 3 कटिया सिस्टम सुना होगा। जो भी सोशल साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने 3 कटिया सिस्टम सुना होगा सबने। ठीक है, 3 कटिया सिस्टम। तो होता क्या था भाई? यूरोपियंस जो है वो फोर्स करते थे, क्या फोर्स करते थे? वो एडवांस में पैसा देते थे किसानों को, और फिर उनको फोर्स करते थे कि कम से कम 1/3 ज़मीन पे जो है, यानी कि जितनी भी उनकी, मान लीजिए उनके पास 9 एकड़ ज़मीन है, तो उनको 9 में से 3 एकड़ ज़मीन पे जो है वो इंडिगो की खेती करनी होती थी। तो इसी को 3 कटिया सिस्टम कहा गया भाई। समझ गए भाई? समझ गए? तो यही है भाई इसका। चलिए, मज़ा आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब लोग बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी। विच मूवमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। कुछ मूवमेंट दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी से एसोसिएटेड नहीं था? ठीक है, बताइए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, गांधी जी ने लॉन्च किया था आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत इशू प्लस खिलाफत। ठीक है, यही था ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यार इसका तो नाम सुन के समझ आता है कि गांधी जी के द्वारा है। ठीक है, तो गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं था? भाई बिल्कुल था। 1942 में डू और डाई का नारा दिया गया था, याद है ना? तो क्या होम रूल मूवमेंट नहीं था? बिल्कुल, होम रूल मूवमेंट नहीं था। तो ये गलत है, यानी कि ये गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया, वही बताना है। तो होम रूल मूवमेंट है। ये किसके द्वारा किया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक, आदरणीय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कब? 1916 में। ठीक है भाई, ठीक है ना? आ गया स्वाद? कर दिया एक्सप्लेनेशन सबकी आप लोगों ने, तोड़ के रख दिया एकदम क्वेश्चन को। ऐसे ही आएगा भाई स्वाद। ठीक है, 1890 की बात कर लेते हैं। 1890 में क्या हो रहा है ये? 1890 द फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी हु एड्रेस द कांग्रेस सेशन।
देखिए 3-4 क्वेश्चन डील कर दिए एक क्वेश्चन में। इन्होंने बताया कि 1890 में फर्स्ट ग्रेजुएट वूमन जो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने कांग्रेस के किसी एक सेशन को एड्रेस किया था, वो बताना है कौन है भाई। क्या वो कदम्बनी गांगुली थी? बताओ भाई। भाई बिल्कुल थी, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टरों में से भी एक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर कदम्बनी गांगुली। ठीक है, और इन्होंने ही 1890 में आईएनसी के एक सेशन को एड्रेस किया था। ठीक है, और ये कलकत्ता की फर्स्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू का देख लेते हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी के बारे में देख लेते हैं। 1925 में ये जो हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं भाई, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की। ठीक है, अब आ जाओ और थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एनी बेसेंट के बारे में बताते हैं। क्या एनी बेसेंट के बारे में? ये जो हैं आईएनसी की प्रेसिडेंट बनती हैं 1917 में। कब बनती हैं आईएनसी की प्रेसिडेंट? 1917 में। और वो कलकत्ता ग्रेजुएट पहली नहीं थी। पर ऊषा मेहता के बारे में बात कर लें। ऊषा मेहता कौन थी? ऊषा मेहता वही थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक सीक्रेट रेडियो चलाया था, सीक्रेट रेडियो। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा। सॉरी गाइस, देखते हैं कुछ बुक्स दिए हुए हैं, उनके ऑथर्स दिए हुए हैं, और देखते हैं कि कौन सा उनमें से करेक्टली मैच्ड है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल है क्या? क्या सुभाष चंद्र बोस जी की जो बुक का नाम है वो इंडियन स्ट्रगल है क्या? बिल्कुल, इस बुक का पूरा नाम है इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 42। ये सुभाष चंद्र बोस जी की है, सॉरी इसका नहीं, इसका शांत 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 शांत। ठीक है, तो ये इंडियन स्ट्रगल जो है 1920 से 42, ये इनकी बुक है सुभाष चंद्र बोस जी की, ये सही है। ठीक है, करेक्टली स्टेटेड पूछा है। भगत सिंह की बात कर ले। आदरणीय भगत सिंह जी कौन? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नहीं भाई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो हम सब जानते हैं, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, ये तो JL नेहरू जी की बुक है, हमारे इंडिया के द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट PM एवर। ठीक है, तो ये इन्होंने नहीं लिखी है, तो फिर भगत सिंह की जी कौन सी बुक थी भाई? यार भगत सिंह जी का कोई बुक तो इस तरह की नहीं नज़र आती है, इन्होंने एक ऐसे लिखा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये नहीं, ये गांधी जी की बुक है भाई, सब जानते हैं हम इसको। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। हाँ भाई एकदम सही बात है, मैंने वो कर लिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक है, ठीक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत था, ये सही है ए। ठीक है, चलो भाई 16th पे आ जाते हैं दोस्तों। बताना है भाई कि किस साल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हो रही है। सबको पता है, हलवा सवाल है। ठीक है, ठीक, एकदम हलवा सवाल है भाई। बताओ क्या है?
1906 जवाब है इसका। ठीक है, कब हुआ एग्जैक्ट डेट बताएंगे आपको। 30 दिसंबर 1906। कहाँ? ढाका में, जो अभी बांग्लादेश में है। ठीक है, कब क्या चल रहा था उस दिन? डूरिंग मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, क्यों बनाई गई थी ये? इसका ऑब्जेक्टिव था उस वक्त में पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम को डिफेंड करना। ठीक है, समझ गए भाई? देख लो भाई, मौज आ जाती है ऐसे ही। 1909 की अगर बात कर लें तो हम एक फैक्ट यहाँ पे बता ही देता हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट और मोरले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, वो आया भाई। ठीक, समझ गए? हो गया 1909 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, वेयर डिड द हिंदू महासभा सेट अप इट्स हेडक्वार्टर? हिंदू महासभा ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया, वो बताना भाई। क्या ऋषिकेश में था? ना भाई, ऋषिकेश में ना था भाई। ठीक है, क्या हरिद्वार में था? एकदम सही बात है भाई इसकी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, हिंदू महासभा हरिद्वार में बनाई गई। किस लिए बनाई गई? प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदू इंटरेस्ट को। क्या? प्रमोट और एंड प्रोटेक्ट हिंदू इंटरेस्ट। बाद में वीडी सावरकर जैसे लोगों के अंडर में ये एक्टिव हुई। ठीक है भाई, चलिए। बनारस तो आप सब जानते हैं एक धार्मिक स्थल है बहुत। नागपुर एक उससे जुड़ा हुआ है, आरएसएस से। इसको बता देता हूँ, नागपुर का जो है आरएसएस का जो हेडक्वार्टर वो नागपुर में है। आरएसएस कब बनी? 1925 में बनी दोस्तों। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर? चलिए भाई, आप 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? भारत और पाकिस्तान के दो उत्तराधिकारी, अंडर विच प्लान वॉज द प्रपोजल टू ट्रांसफर पावर टू टू सक्सेसर डोमिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मेड। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को दो उत्तराधिकारी डोमिनियन सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने का किस योजना के अंतर्गत किया गया था? बताइए भाई। क्या ये क्रिस्प मिशन था? क्रिस्प मिशन, पहले बता देता हूँ, क्रिस्प मिशन 1942 में आया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात तो की। ठीक है, बट ये जो हैं इमीडिएट उसके फेवर में नहीं थे भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये इमीडिएट के फेवर में नहीं थे। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग इमीडिएटली ट्रांसफ़र करने के ये फेवर में नहीं थे दोस्तों। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अब, क्या वेवल प्लान था भाई? तो 1942 डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, पर दोनों के लिए नहीं करता है, और इमीडिएटली देने की बात तो एकदम नहीं करता है। ठीक है, वेवल प्लान देख लेते हैं, 1945 में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका पार्टीशन जैसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, बात ही नहीं करता इन सब चीज़ों की। ठीक है, इसका किस चीज़ से कनेक्शन था? ये वाइसरॉय काउंसिल के रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है।
वाइसरॉय काउंसिल के रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, क्या माउंटबेटन प्लान था? माउंटबेटन प्लान था, ये सही है भाई, थर्ड सही है इसका। ठीक है, ये कब आया बात कर लेते हैं इस पर भी। ये आया 3 जून 1947 को। ठीक है, और इन्होंने ही ये बोला, 3 जून 1947 को आया, इन्होंने ही बोला कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, और उसी के आधार पे फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है कब? 1947 में। फिर कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा कर लें डिस्कशन। कब आ रहा है? 1946 में आ रहा है। ठीक है, ये आखिरी वो प्लान था जिसने प्रिजर्व करने की कोशिश करी यूनिटी को। इस पे क्वेश्चन बना है अभी इसी तरह से कि लास्ट वो कौन सा था, तो ये कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन में क्या था भाई? ये ऑफर करता है कि फेडरल स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग। ठीक है, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना लीजिए और विभाजन मत कीजिए। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लें दोस्तों। चलो समझ आ गया ना भाई। हु फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी इन 1959? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की 1959 में? क्या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? भाई सरदार वल्लभ भाई, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 1950 में ही एक्सपायर कर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक, 1950 में डाइट डाउन। सी राजगोपालाचार्य की बात कर लेते हैं। तो सी राजगोपालाचार्य ना, पहले तो आपको जवाब बता दूं, सी राजगोपालाचार्य ही इसके जवाब है। ठीक है, इन्होंने ही 1959 में पार्टी बनाई। किस लिए बनाई? सी राजगोपालाचार्य जी का मानना था कि जो सरकार का एक्सेसिव कंट्रोल है इकोनॉमी पे, वो सही नहीं है देश के लिए। इसीलिए देश की इकोनॉमी को फ्री होना चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये उस वक्त में फ्री मार्केट की बात कर रहे थे भाई, अगर एक शब्द में बोलो तो। एम एन रॉय पर चर्चा कर लें। एम एन रॉय वही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। ठीक है, नन ऑफ द अबव को तो क्या ही एक्सप्लेन करूं भाई। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 अगस्त 1951 को स्वामी सीताराम एक अपना फास्ट शुरू करते हैं, अनटू डेथ इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर विच सेपरेट स्टेट। तो अपनी जो वो अनटू डेथ की बात करते हैं कि मैं जब तक उस पर धरने पे बैठा रहूँगा तब तक फास्ट करता रहूँगा जब तक कि एक सेपरेट स्टेट नहीं बन जाए। तो वो किस सेपरेट स्टेट की बात डिमांड कर रहे थे? स्वामी सीताराम। आज भी हमारे कुछ साथी जंतर मंतर पे बैठे हैं, सुनिए, ये जो है आंध्र प्रदेश की डिमांड कर रहे थे। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेपरेट तेलुगु स्टेट के लिए अपना ये जो है फास्ट शुरू किया, तेलुगु स्टेट के लिए। ठीक है, ठीक है, बाद में उन्होंने इसी मूवमेंट को पोट्टी श्री रामल्लू जी ने ज्वाइन कर लिया, और ये इनको बहुत मतलब बहुत ही जो है वो मिला, बहुत ही हिस्टोरिकल हो गया ये। तो 1953 में आंध्र प्रदेश इनको बनाना पड़ा, 1953 में आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ठीक है, कर्नाटक की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के
एक्ट के अंतर 1956 एक्ट के अंतर्गत कर्नाटक बनता है। उस वक्त में इसको मैसूर के नाम से जानते थे साहब। पर सीताराम जी का फास्ट जो है कर्नाटक से रिलेटेड नहीं था, बस ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कश्मीर का तो आप सब जानते ही कैसे बना, ठीक है। कश्मीर एक्सेस के लिए वो हम लोगों को युद्ध लड़ने पड़े। केरला स्टेट की बात कर लेते हैं। केरला 1956 में बनता है, ठीक है। ये भी स्टेट एसआरए एक्ट 1956 के अंतर्गत बनता है भाई। चलिए 21वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे आदरणीय साथियों। हाउ मैनी ब्रिटिश कॉलोनीज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस डूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776। 1776 की अमेरिकी क्रांति के दौरान कितने ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वतंत्रता घोषणा की? क्या ये नंबर 10 था? नहीं। क्या ये 13 था? बिल्कुल 13 था। बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है भाई, 4 जुलाई 1776, सॉरी यार ये 1900 रटा रहता है मेरे को, ठीक है। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो हैं नॉर्थ इंडिया में, वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। किसको? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, और वो उसी से जन्म होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो 13 कॉलोनीज थी वो। समझ आ गया दोस्तों? मज़ा आ गया ना ये? अब इसमें नंबर होगा क्या, ये एक्सप्लेन करूँ भाई? अरे भाई 13 कॉलोनी थी, उन्हीं को मिला के यूएस से बनता है। कब बनता है? 4, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सॉरी was the emperor of France during French Revolution in 1789। लुई 16वां है ये यार, इसको तो हमारे बच्चे भी जाने हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के वक्त में फ्रांस का राजा कौन था? तो ये लुई 16वां था, ठीक है। लुई, ये क्या है, लुई 14th, आई थिंक 14th है ना ये। तो लुई 14th कब से कब तक थे? ये एक सन किंग के तौर पे जाने जाते थे, सन किंग के तौर पे। कब से कब तक थे भाई? कब से कब तक थे? 1643 से 1715 तक थे, ठीक है। ये उससे पहले ही मर गए। फिर लुई 15वें की बात कर लूँ, ये 1974 तक रहते हैं, अनटिल 1774, सॉरी यार 1774 तक रहते हैं, ठीक है। इससे पहले फिर लुई 15 आ जाते हैं हमारे। आदरणीय लुई 15 के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। इनको 1793 में फांसी दे दी गई थी, फांसी दी गई थी साहब को, ठीक है। कैसे स्टार्ट हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे भाई साहब की, रानी महारानियों ने इतना गड़बड़ कर दिया था, लीडरशिप वीक हो गई थी इनकी, और मोनार्की एकदम अपने चरम पर थी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर ले, सॉरी लुई नेपोलियंस की बात कर ले। इसको आप सब जानते हैं लुई नेपोलियन को, इस बारे में क्या ही चर्चा करूँ, ठीक है। ये काफ़ी बाद में आते हैं, ठीक है भाई। आगे आ जाओ दोस्तों मेरे साथियों। विच कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल अलायंस? देखो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछती है भाई ये, कौन सी कंट्री ट्रिपल अलायंस का पार्ट नहीं थी? कौन सा देश त्रिगुट का हिस्सा नहीं था, ये बताना है भाई हिंदी वाले साथियों। क्या जर्मनी था? भाई जर्मनी तो जो ट्रिपल अलायंस बना, कब बना? 1882 में, उसका फाउंडिंग मेंबर था। क्या था ये? फाउंडिंग मेंबर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ भाई। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी दोनों थे, ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी दोनों थे, यस दे आर पार्ट मेंबर थे।
इटली था क्या भाई? बिल्कुल। ये इटली फाउंडिंग मेंबर तो नहीं था, पर बाद में ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, हालांकि ये बाद में अलाइड पावर को ज्वाइन करता है, बट पार्ट था ट्रिपल अलायंस का। फ्रांस नहीं था भाई। ठीक है, फ्रांस जो है वो पार्ट था ट्रिपल, एक और बता देता हूँ, ट्रिपल एंटेटे होता था एक, ट्रिपल एंटेटे, ठीक है, उसका पार्ट था ये। जिसमें कौन कौन थे ट्रिपल एंटेटे में? फ्रांस था, उसके साथ में रसिया था आपका, प्लस ब्रिटेन था भाई आपका। सवाल आ गया दोस्तों? 25th क्वेश्चन पे आ जाओ भाई तुरंत, सॉरी 24th पे। द इमीडिएट कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनेंड। ठीक है, ही वॉज द हेयर टू द थ्रोन ऑफ विच एम्पायर? तो वर्ल्ड वॉर 1 का युद्ध का जो इमीडिएट कारण था, ठीक है, तात्कालिक कारण जो था वो फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या था। तो फ्रांज फर्डिनेंड जो थे वो किस तख्त के जो है एयर थे, वारिस थे, उत्तराधिकारी थे? बताइए भाई, क्या वो फ्रेंच एम्पायर थे? भाई फ्रांस का तो एम्पायर या वो ख़त्म हो गया कब? 1789 में ही, रेवोल्यूशन के दौरान तो नहीं हो सकता। ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर था क्या? ये सही है भाई, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ही इसका सही जवाब है। ठीक है, इनकी जो आत्महत्या, इनको जो असासिन किया गया वो कहाँ पे किया गया? साराजाओ में। अभी पूरा बता दूंगा, चिंता मत करो। साराजाओ में कब किया गया? 28 जून 1914। बाय किसके द्वारा? बाय गैवरीलो प्रिंसिप, गिवरीलो प्रिंसिप। ठीक है, अब उसी के बाद में पहला युद्ध जो है भड़क गया भाई, ऑस्ट्रिया हंगरी वार। ठीक, जर्मनी की बात कर लें। हालांकि ये अलाई था इनका, बट इसकी वजह से नहीं था। ठीक है भाई, ऑटोमन एम्पायर का तो कोई लेना देना ही नहीं था इससे, हालांकि ये वर्ल्ड वार 1 में इंटर किया था। ठीक है मेरे साथियों, 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। कितना समय हो गया भाई? ठीक है, बस ख़त्म कर रहे हैं इसको। वैन द सेकंड, भाई 25 ही क्वेश्चन करेंगे आज के दिन का, ठीक है, अब बाकी के बाद में करेंगे, मेरे को काम आ गया। वैन द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1 सितंबर 1939, देन जर्मनी लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट विच स्टेट? जब 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब अंग्रेज जर्मनी ने किस राज्य के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया? बताओ भाई। इसका जवाब भाई पोलैंड है। ठीक है, इसका जवाब भाई पोलैंड है। बता देता हूँ एक एक चीज़। ठीक है, तुर्की जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त में शुरू के सालों में न्यूट्रल बना रहा। डेनमार्क की बात कर लूँ, डेनमार्क को जर्मनी ने इन्वेड किया कब? 1940 में। वो युद्ध के शुरू में नहीं किया था। पोलैंड की बात कर लूँ, ऑपरेशन वाइट हुआ, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो है पोलैंड को इन्वेड किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी 2 days लेटर, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। और इसके तुरंत बाद 2 दिन बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे हमला कर दिया और उससे युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो सर्बिया जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार का पार्ट था, सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू के सालों में ये भी नहीं था। तो दोस्तों आज के इस दिन के लिए हम ये 25 क्वेश्चन रखेंगे मेरे भाइयों, बाकी के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए।